बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। तुम यहाँ होटल में क्यों रह रहे हो? उधर मेरे रोज़ क्लब में आ जाओ, तुम्हारे लिए क्लब की पूरी मंजिल खाली करा दूंगी, रोज़ी रास्कल ने कहा। दरअसल यहाँ मेरे क्लाइंट आना पसंद करते हैं, वो तुम्हारे क्लब में नहीं आएंगे, इस तरह मेरा सारा कारोबार ख़राब हो जाएगा। तुम्हारी इस ऑफर का शुक्रिया, टाइगर ने कहा। तो फिर मैं इस होटल में तुम्हारे साथ रह लेती हूँ, रोज़ी रास्कल ने कहा। अरे अभी नहीं, अगर इमरान साहब को पता चल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोई मौका देखकर इमरान साहब से इजाज़त ले लूँगा, फिर सही, टाइगर ने कहा। तुम इमरान से इस कदर डरते क्यों हो? वो तो इंतहाई मासूम और सीधा साधा सा आदमी है, और मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि तुम उसे उस्ताद कहते हो। मुझे तो वो खुद को अनाड़ी लगता है, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम अभी उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती हो, जवाना जैसा आदमी उन्हें मास्टर कहने पर मजबूर है। बहरहाल छोड़ो, ये बताओ कि असलम किंग की जगह जिस आदमी ने ली है, तुम उसे जानती हो? टाइगर ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। असलम किंग की जगह? ओह हाँ, जाहिर है किसी ने तो उसकी जगह ली होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, और तुम्हें मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ज़रूरत है तो कह रहा हूँ, मैंने मालूम किया है कि वो कोई गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है, और ये मार्शल काफिरिस्तान का एजेंट है, और वो अब फायर सिंडिकेट को काफिरिस्तान के मफाद में और पाक एशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। फायर, टाइगर ने कहा। तो करता रहे, हुकूमत पाक एशिया जाने और फायर सिंडिकेट जाने, रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कम इन, टाइगर ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने टाइगर और रोज़ी रास्कल को सलाम किया और फिर नाश्ते का सामान उसने ट्रॉली से उठाकर दरमियानी मेज़ पर लगाना शुरू कर दिया। जूस का गिलास मिस साहिबा को दे दो, टाइगर ने कहा तो वेटर ने जूस का गिलास रोज़ी रास्कल की तरफ बढ़ा दिया और फिर ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। तो टाइगर ने नाश्ता करना शुरू कर दिया, जबकि रोज़ी रास्कल जूस सिप करने लगी। नाश्ते से फारिग होकर टाइगर ने बाथरूम में जाकर हाथ वगैरह धोए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। रोज़ी रास्कल भी इस दौरान जूस का गिलास खाली करके मेज़ पर रख चुकी थी। देखो रोज़ी रास्कल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए। मालूम है कि सरकारी सरपरस्ती अगर तुम्हें हासिल हो जाए तो पुलिस तो क्या, बड़े बड़े बदमाश तुम्हारे नाम से खौफजदा रहेंगे, टाइगर ने एक और अंदाज में बात करते हुए कहा। सरकारी सरपरस्ती से तुम्हारा क्या मतलब है? हुकूमत हम जैसे लोगों की क्यों सरपरस्ती करेगी? हम तो हुकूमत के कानून के खिलाफ काम करते हैं, रोज़ी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। हुकूमत की सरपरस्ती के बेशुमार अंदाज होते हैं। अब देखो, इमरान साहब का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ जब ज़रूरत हो उनकी खिदमात हासिल कर लेता है। इस तरह इमरान साहब को सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और ये ऐसी बात है कि वो जब चाहें मुल्क के सदर साहब से बात कर लेते हैं। दुनिया का कौन सा काम है जो उनके इशारे पर नहीं हो सकता? इस तरह मुआशरे में आदमी की कदर बन जाती है, टाइगर ने रोज़ी रास्कल को समझाते हुए कहा। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोज़ी रास्कल ने कहा। मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ, लेकिन ख्याल रखना, ये बातें मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद करते हुए बता रहा हूँ। जल्दी पाक एशिया में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस का मौजू इंसानी बुनियादी हकूक़ है, और उसमें पूरी दुनिया के मुल्कों के वफ़द शामिल हो रहे हैं, जिनमें काफिरिस्तान का वफ़द भी शामिल होगा। हुकूमत को ये इत्तलाआत मिली थी कि हुकूमत काफिरिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तानी वफ़द के सरबराह को इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक कराना चाहती है, ताकि उसका इल्ज़ाम पाक एशिया हुकूमत पर आ जाए, जबकि ये जगदीश साहब काफिरिस्तान में होने वाले आइंदा इलेक्शन में काफिरिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। इस तरह काफिरिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म एक साजिश करके अपने हरीफ का खात्मा करा देंगे और सारा इल्ज़ाम हुकूमत पाक एशिया पर डाल देंगे, और हो सकता है कि इस पर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाए। और ये बात तो तुम भी जानती हो कि दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, इसलिए अगर जंग छिड़ गई तो हज़ारों लाखों इंसान हलाक हो जाएंगे, और दोनों मुल्कों का इतना नुकसान होगा कि जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इस जंग के दौरान मैं भी हलाक हो सकता हूँ, और तुम भी, टाइगर ने कहा। ओह, ये तो वाकई बड़ी भयानक साजिश है। फिर, रोज़ी रास्कल ने बेख्तियार जुजरी लेते हुए कहा। इस साजिश का सरगना असलम किंग था। हुकूमत पाक एशिया ने यह काम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के ज़िम्मे लगाया, और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ ने यह काम इमरान साहब के ज़िम्मे लगा दिया। जिस गैर मुल्की को तुमने होटल के कमरे में हलाक किया था, वो इस साजिश की तफसीलात असलम किंग से हासिल करने आया था। उसकी हलाकत की वजह से असल साजिश पकड़ी गई,
और फिर तुम जानती हो कि असलम किंग को हलाक करके इस साजिश का खात्मा कर दिया गया और हुकूमत पाक एशिया ने जगदीश साहब को खुफिया तौर पर तमाम तफसीलात भिजवा दी और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह ये साजिश ख़त्म हो गई और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, इसलिए इमरान साहब तुम्हारी कदर करते हैं। अब तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा है कि मैं अपने तौर पर तुमसे दरख्वास्त करूं कि मार्शल से तुम दोस्ती कर लो और फिर इंतहाई मोहतात अंदाज में ये मालूमात हासिल करो कि कहीं काफिरिस्तानी हुकूमत अपनी साजिश के नाकाम होने पर कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगी। अगर तुम ऐसा करो तो फिर इमरान साहब के दिल में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी, उसके बाद तुम्हें भी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाएगी और फिर इमरान साहब वो बात भी मान जाएंगे कि तुम यहाँ होटल में कमरा ले लो। टाइगर ने कहा, वो अब किस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं? रोज़ी रास्कल ने होंठ चुबाते हुए कहा, किसी भी किस्म की हो सकती है। कॉन्फ्रेंस हाल को ही बम से उड़ाया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस के शुरका को भी हलाक किया जा सकता है, 100 किस्म की कार्रवाई हो सकती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। मैं इसलिए सामने नहीं आना चाहता कि सबको मालूम है कि मेरा ताल्लुक़ इमरान साहब से है, वरना ये काम मैं खुद कर लेता। टाइगर ने कहा, लेकिन मेरा तो तुमसे ताल्लुक़ है। पहले असलम किंग इसी बात पर तो फ़िक्रमंद था। रोज़ी रास्कल ने कहा, जब कोई अहम काम सामने हो तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। जब तक कॉन्फ्रेंस ख़त्म ना हो जाए तो बज़ाहिर मुझसे कोई ताल्लुक़ ना रखना, बल्कि ये ज़ाहिर करना कि हमारे दरमियान हमेशा के लिए लड़ाई हो चुकी है। टाइगर ने कहा, कॉन्फ्रेंस कब हो रही है? रोज़ी रास्कल ने होंठ भींचते हुए कहा, आइंदा माह के पहले हफ्ते में। इस तरह सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं और 2 हफ्ते तो पलक झपकने में गुजर जाएंगे। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, देखो टाइगर, न जाने क्या बात है कि तुम जो कुछ कहते हो मेरा दिल वही कुछ करने को चाहता है, वरना मैं अब तक अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की आदी रही हूँ। असलम किंग ने मुझे पूरे फायर सिंडिकेट की मुकम्मल सरबराही की ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं किसी की मातहती नहीं कर सकती। लेकिन तुम शायद दुनिया में वाहिद आदमी हो कि तुम्हारी मातहती करने पर भी मुझे कोई यार महसूस नहीं होती। तुम बस हुक्म करो कि मुझे क्या करना होगा, फिर देखना मैं तुम्हारा हुक्म कैसे बजा लाती हूँ। रोज़ी रास्कल ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा तो टाइगर का चेहरा एक लम्हे के लिए बिगड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पा लिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़े। तुम बस उस मार्शल से दोस्ती कर लो और मालूम करो कि कहीं हुकूमत काफिरिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए उसे कोई खुफिया हिदायत तो नहीं दी। अगर दी हैं तो वो क्या है? टाइगर ने कहा, तुम्हें मालूमात चाहिए, मिल जाएंगी, और उन्हें मैं किस तरह हासिल करती हूँ ये मेरा काम है। इस बारे में तुम्हें हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ी रास्कल ने कहा, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे रहा था। तुम वैसे समझदार हो, लेकिन ये बता दूं कि ये लोग इन मामलात में हद दर्जे शफ़ाक होते हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम किसी उलझन में फंस जाओ। टाइगर ने कहा, तुमने ये बात करके मेरे दिल को मुसरत से भर दिया है। तुम फिक्र मत करो, रोज़ी रास्कल को कोई उलझन में नहीं फंसा सकता। मैं अब चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। ओके, विश यू गुड लक, टाइगर ने उठते हुए कहा। फॉर यू ऑल्सो, रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। नॉनसेंस, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि बाहर जाने के लिए अपना मखसूस लिबास पहन सके। रात काफ़ी ढल चुकी थी, लेकिन काफिरिस्तान के वज़ीर आज़म अपने खसूसी दफ्तर में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। वो बार बार मेज़ पर रखे हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की तरफ देखते और फिर टहलना शुरू कर देते। उनका अंदाज़ बता रहा था कि उन्हें इस सुर्ख रंग के फ़ोन पर किसी अहम तरीन कॉल का शिद्दत से इंतज़ार है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वज़ीर आज़म की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। काफ़ी देर बाद अचानक सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो वज़ीर आज़म बिजली किसी तेज़ी से मुड़कर मेज़ के पीछे मौजूद ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म साहब ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। राजेश पाटिल बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से राजेश पाटिल की मुतमईन सी आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है राजेश? वज़ीर आज़म ने तेज़ लहजे में कहा। विक्ट्री जनाब, सब काम हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो चुका है। कल नतीजा सामने आ जाएगा, राजेश पटेल ने जवाब दिया। तफसील बताओ, तफसील, प्राइम मिनिस्टर ने उसी तरह बेचैन लहजे में कहा। ठाकुर ने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि वो इस वक्त लाइन पर है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि वो लाइन पर ही रहे। आप उससे बराह रास्त बात कर लें ताकि आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहें तो वो उसका जवाब दे सके, राजेश पटेल ने कहा। उसकी फ़ोन लाइन तो महफूज है ना?
वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, राजेश पटेल ने बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। कराओ बात, वज़ीर आज़म ने कहा। जनाब, मैं ठाकुर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ठाकुर की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है, तफसील बताएं, वज़ीर आज़म ने कहा। जनाब, सुबह कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त है जिसकी सदारत पाक एशिया के सदर कर रहे हैं। कारमन वफ्द यहाँ के होटल सीरोज़ में ठहरा हुआ है। उस वफ्द में 2 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं। वफ्द के सरबराह मारूफ कारमन अदीब सरास्टर हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में सरास्टर और उनके वफूद की नशिस्तें डाइस के बिल्कुल करीब हैं। मार्शल का कदोकामत सरास्टर जैसा है। हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए आज की नशिस्त के इख्तिताम के बाद डिनर के दौरान जब सरास्टर अपनी आदत के मुताबिक बाथरूम में गए तो हमारे आदमी वहाँ मौजूद थे। बाथरूम में सरास्टर को बेहोश करके खुफिया तौर पर निकाल लिया गया और उसकी जगह मार्शल ने जो पहले से इस काम के लिए तैयार था ले ली। मार्शल इस दौरान सरास्टर की आदत एतवार को भी अच्छी तरह फिल्मों के जरिए चेक कर चुका था और उसने उनके लहजे और आवाज़ की भी इंतहाई कामयाब नकल करने की प्रैक्टिस भी कर ली है। जब बाथरूम से मार्शल सरास्टर के रूप में वापस डिनर में गया तो कोई भी उस तब्दीली को ना पहचान सका और डिनर बखैर खूबी ख़त्म हो गया और मार्शल वफ्द के साथ वहाँ से होटल अपने कमरे में पहुँच गया। उसके कमरे में पहले ही X01 रेस पिस्टल पहुँचा दिया गया था। मैंने फ़ोन पर सरास्टर से एक सहाफ़ी के रूप में कोर्ट बात की तो मार्शल ने कहा कि सब कुछ ओके है और रेस पिस्टल भी उसने हासिल कर लिया है। अब सुबह को ये रेस पिस्टल वो साथ लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा और फिर इत्मीनान से उसकी मदद से पाक एशिया के सदर साहब को हलाक कर दिया जाएगा। रेस पिस्टल पर ऐसा मखसूस मटीरियल चढ़ा दिया गया है कि कोई भी चेकिंग मशीनों से चेक नहीं कर सकती। वैसे भी कॉन्फ्रेंस हॉल में वफूद की कोई चेकिंग नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो रहा है। इसके बावजूद हमने हर तरह का ख्याल रखा है, ठाकुर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन जब मार्शल सदर पर फायर करेगा तो जाहिर है वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद तो सब कुछ काफिरिस्तान पर आ जाएगा। इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए गए हैं? क्योंकि मैंने खसूसी तौर पर इस सिलसिले में राजेश पटेल को हिदायत दी थी, वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, इस सिलसिले में बाकायदा इंतजाम कर लिए गए हैं। उस रेस पिस्टल में खुफिया तौर पर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जैसे ही उससे फायर होगा उसके साथ ही खुद ब खुद बैक फायर भी हो जाएगा। मतलब यह कि जैसे ही सदर पाकेशिया हलाक होंगे इसके साथ ही मार्शल खुद भी हलाक हो जाएगा। और ये बात आपको मालूम है कि मार्शल बहरहाल कारमन नजाद है, इसलिए किसी तौर पर भी काफिरिस्तान पर इल्ज़ाम ना आएगा, ठाकुर ने कहा। इस मार्शल को इस सिस्टम का इल्म तो नहीं हो जाएगा, वज़ीर आज़म ने कहा। नो सर, वो लाख चाहे कोशिश करे उसे मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिस्टल इसी मकसद के लिए खसूसी तौर पर तैयार कराया गया है। उसके तो वहम व गुमान में भी ना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठाकुर ने जवाब दिया। लेकिन उसे भी तो ये ख्याल आ सकता है कि पाक एशिया के सदर को हलाक करने के बाद वो खुद किस तरह बच सकेगा। उसे तुम लोगों ने किस तरह मुतमईन किया है, वज़ीर आज़म ने कहा। जनाब, X01 रेस पिस्टल में से निकलने वाली रेस इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती और मार्शल को भी इसका इल्म है। चुनाचे जब मार्शल फायर करेगा तो ना ही उस फायर की कोई आवाज़ निकलेगी और ना ही रेस जाती हुई दिखाई देगी। अलबत्ता सदर साहब के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। मार्शल की नशिस्त हाल में उस जगह पर है कि मार्शल को रेस पिस्टल बुलंद करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो फायर करते ही पिस्टल को बिजली की तेज़ी से छुपा लेगा। इस तरह उसे कोई चेक न कर सकेगा और सदर साहब की हलाकत के साथ ही वहाँ अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। इसलिए मार्शल अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पूरी तरह मुतमईन है। ये और बात है कि सदर के साथ साथ मार्शल के जिस्म के भी परखचे उड़ जाएंगे, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा। गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है? क्या वो तो इस कॉन्फ्रेंस को चेक नहीं कर रही? वज़ीर आज़म ने पूछा। नो सर, हमने ख़ास तौर पर चेकिंग की है। ख़ास तौर पर इस इमरान की तो इंतहाई सख्ती से निगरानी की जा रही है। उसने कॉन्फ्रेंस की तमाम नशिस्तों के दौरान कॉन्फ्रेंस हाल का रुख तक नहीं किया, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, सुबह जब ये खबर हतमी तौर पर सुनी जाएगी तो फिर तुम्हें और राजेश पटेल दोनों को काफिरिस्तान के आला तरीन एजाज़ दिए जाएंगे, वज़ीर आज़म ने इंतहाई मसरूर लहजे में कहा। थैंक यू सर, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा और वज़ीर आज़म ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। अब उनके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे और वो कुर्सी से उठे और बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलते हुए दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। वसी और इस कॉन्फ्रेंस हॉल को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। आज कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त थी और इस नशिस्त की सदारत पाक एशिया के सदर साहब कर रहे थे, इसलिए हॉल में और हॉल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदूबीन की आमद से पहले हॉल की नशिस्तों और हॉल के कोने कोने की इंतहाई सख्त चेकिंग की गई थी।
इसके अलावा मंदोबीन को हाल में दाखिल होने के लिए एक राहदारी से गुजारा जाता था जिसमें इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग मशीन खुफिया तौर पर नस्ब की गई थी ताकि मंदोबीन जब इस राहदारी से गुजरें तो उनकी खुद ब खुद चेकिंग हो जाए। क्योंकि मुअज़्ज़िज़ मंदोबीन की आम तरीके से चेकिंग या तलाशी उनकी तौहीन के मुतरादिफ थी, इसलिए ऐसे जदीद इंतजाम किए गए थे। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से वफूद शिरकत कर रहे थे जिन्हें मुख्तलिफ आला होटलों में ठहराया गया था। सुबह 10 बजे वफूद की आमद शुरू हो गई थी। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ 1 बजे होना था और फिर ये कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे तक जारी रहनी थी। मार्शल सरास्टर के रूप में होटल सीरोज से अपने वफद के साथ हुकूमत की तरफ से भेजी गई एक कोच में सवार कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उस वफ्त में 2 औरतें और 4 मर्द थे। मार्शल सरास्टर के रूप में सबसे आगे वाली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, जबकि अकबी नशिस्त पर दोनों औरतें मिसेस जेफर और मिस फ्लावर बैठी हुई थीं। मिसेस जेफर उधेड़ उम्र थी जबकि मिस फ्लावर नौजवान थी। अकबी सीटों पर वफ्द के बाकी अरकान मौजूद थे। मिसेस जेफर ने आज की इख्तितामी नशिस्त में मकाला पढ़ना था, इसलिए वो फ़ाइल खोले अपने मकाले की नोक पलक ठीक करने में मसरूफ़ थी। सरास्टर चूँकि इफ्तिताही नशिस्त में अपना मकाला पढ़ चुके थे, इसलिए मार्शल इत्मीनान से बैठा हुआ था। खुसूसी रेस पिस्टल मार्शल की कोट की एक खुफिया जेब में मौजूद था। उसे होटल से चढ़ने से पहले फ़ोन पर बता दिया गया था कि गो हुकूमत ने हॉल से पहले एक राहदारी में चेकिंग की जदीद तरीन मशीन खुफिया तौर पर नस्ब कर रखी है, लेकिन जो मटीरियल इस रेस पिस्टल पर मौजूद था उसकी वजह से ये रेस पिस्टल इन मशीनों के ज़रिए भी चेक न किया जा सकता था। इसलिए मार्शल पूरी तरह मुतमईन बैठा हुआ था। कोच मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई कॉन्फ्रेंस हॉल के अहाते में दाखिल हुई और फिर एक मखसूस जगह की तरफ बढ़कर एक जगह पर रुक गई। इसके साथ ही हुकूमत के 2 नुमाइंदे आगे बढ़े और उन्होंने इंतहाई मुदबाना अंदाज में मार्शल और वफद के दूसरे अराकीन को नीचे उतराने का कहा तो मार्शल मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा और इसके साथ ही वफ्द के दूसरे अरकान भी वैगन से नीचे उतराए। इधर सर, इधर से तशरीफ़ ले जाएं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मार्शल से मुखातिब होकर इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा और साथ ही एक राहदारी की तरफ इशारा कर दिया। क्या आज नए इंतजाम किए गए हैं? मार्शल ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, आज सदर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी के इंतजाम तो करने ही पड़ते हैं सर। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा तो मार्शल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए राहदारी की तरफ बढ़ गए। सिक्योरिटी ऑफिसर राहदारी के आगाज़ तक उनके साथ आया, फिर वो रुक गया और मार्शल ने धड़कते हुए दिल से राहदारी में कदम रख दिया। बज़ाहिर वो अपने आप को बड़ा मुतमईन जाहिर कर रहा था, चूँकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ मौजूद मशीन भी रेस पिस्टल को चेक न कर सकेगी, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। लेकिन जब उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो उसे इत्मीनान सा हो गया। सरास्टर, खैरियत, आप आहिस्ता हो गए हैं, मिस फ्लावर ने मुस्कुराते हुए सरास्टर से कहा। ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए जाते हैं, लेकिन आने वाली मौत को फिर भी कोई नहीं टाल सकता। जब मौत आती है तो सब इंतजामात धरे के धरे रह जाते हैं। मार्शल ने सरास्टर के लहजे में जवाब देते हुए कहा, सर मौत तो वाकई नहीं टल सकती, लेकिन इंतजामात तो फिर भी करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं मालूम कि मौत ने किस वक्त आना है, मिस फ्लावर ने मुस्कुराते हुए कहा और मार्शल ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो उस लड़की को कैसे बताता कि और किसी की मौत आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान के सदर की मौत बहरहाल आ चुकी है और अटल है। राहदारी से गुजरने के बाद जब मार्शल और उसका वफ्द हाल में दाखिल हुए तो मार्शल के चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान की तासुरात उभर आए। हॉल में मौजूद अफसरान ने उन्हें खुश आमदीद कहा और उनकी सीटों तक उनकी रहनुमाई की। मार्शल को चूंकि पहले ही बता दिया गया था कि उसकी सीट कौन सी है, इसलिए वो इत्मीनान से जाकर सीट पर बैठ गया। एक कतार में 2 सीटें थीं और हर सीट के सामने बाकायदा डेस्क बनाया गया था ताकि अगर कोई आदमी नोट्स लेना चाहे या कागजात रखना चाहे तो उसे आसानी हो। हर डेस्क के ऊपर वाली सतह के नीचे एक गहरा खाना बना हुआ था। मार्शल अपनी सीट पर बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर मिसेस जेफर बैठी हुई थी और वह मुसलसल अपने मकाले के कागजात पढ़ने की तरफ मुतवज्जा थी। उनके अकब में मिस फ्लावर के साथ एक मर्द था और उनके अकब में वफ्द के दूसरे अरकान बैठे हुए थे। सामने डाइस पर एक तरफ रोस्ट्रम रखा हुआ था जिस पर माइक लगे हुए थे। रोस्ट्रम को देखकर मार्शल बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो रोस्ट्रम की साख देखकर समझ गया था कि इसे बुलेट प्रूफ बनाया गया है, लेकिन वो जिस एंगल पर मौजूद था वहाँ रोस्ट्रम के पीछे खड़े होने वाले शख्स की एक साइड वाज़ेह तौर पर नजर आती थी। रोस्ट्रम के साथ ही डाइस पर एक बड़ी मेज़ और उसके पीछे 3 ऊंची नशिस्त वाली कुर्सियां रखी हुई थी। हॉल में मुसलसल वफूद दाखिल हो रहे थे और हॉल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था।
مارشل مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر جب ہال پوری طرح بھر گیا تو ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدر کی آمد کا اعلان ہوا اور ڈائس کے پیچھے بنے ہوئے ایک دروازے سے صدر صاحب اچانک نمودار ہوئے، اور ان کے ڈائس پر آتے ہی ہال میں موجود ہر شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صدر صاحب ڈائس پر رکھی ہوئی درمیانی کرسی پر بیٹھ گئے تو ان کی ایک سائڈ پر پاکیشیا کے چوٹی کے سماجی کارکن رانا جواد بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری سائڈ پر کانفرنس کے سیکرٹری۔ اور پھر تلاوت کلام پاک سے کانفرنس کی اس اختتامی نشست کا آغاز ہوا۔ کلام پاک کی تلاوت کے بعد سیکرٹری نے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد کانفرنس کے اس اجلاس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے اس نے جس کو مقالہ پڑھنے کے لیے بلایا وہ مارشل کے ساتھ بیٹھی ہوئی مسز جیفر ہی تھیں۔ مسز جیفر اپنے نام کا اعلان ہوتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈائس کے طرف بڑھتی چلی گئیں۔ سیکرٹری اب مسز جیفر کی تعلیم اور سماجی خدمات کی تفصیل بتا رہا تھا اور حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مارشل بھی ساتھ ساتھ تالی بجا رہا تھا، اور پھر تالی بجاتے بجاتے اس نے واقعی بجلی کی سی تیزی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے چھوٹا سا ریز پسٹل جس پر سفید رنگ کے سلکی مٹیریل کا غلاف چڑھا ہوا تھا نکالا اور اسے ڈیسک کے خانے میں داخل کر دیا۔ مسز جیفر جب تک روسٹرم تک نہ پہنچی ہال میں موجود ہر شخص تالیاں بجاتا رہا، اور مارشل نے بھی ریز پسٹل خانے میں رکھ کر دوبارہ تالی بجانی شروع کر دی، اور ساتھ ہی ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ کسی نے اس کی اس حرکت کو تو مارک نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ سب ڈائس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اور پھر مسز جیفر نے اپنا مقالہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مارشل نے ہاتھ ڈیسک کے اندر کر کے غلاف کو غیر محسوس انداز میں کھولنا شروع کر دیا تاکہ اس میں سے ریز پسٹل باہر نکال سکے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے ریز پسٹل کو ویسے ہی اندر رہنے دیا۔ وہ جلدی کر کے اس موقع کو ضائع نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ویسے بھی اسے کرنا ہی کیا تھا، چھوٹے سے ریز پسٹل کو ہاتھ میں چھپا کر اس نے فائر ہی کرنا تھا، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور مشن مکمل ہو جاتا۔ فی الحال وہ فائر بھی نہ کر سکتا تھا کیونکہ صدر صاحب جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی سیٹ سے وہ انہیں صحیح طور پر ٹارگٹ بھی نہ بنا سکتا تھا۔ اسے صدر صاحب کی تقریر کا انتظار کرنا تھا۔ جب وہ تقریر کرنے کے لیے روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہوتے اس وقت وہ آسانی سے انہیں ٹارگٹ بنا سکتا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا مسز جیفر کا مقالہ سننے میں مصروف تھا۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا، چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے عمران کا زیادہ تر وقت اپنے فلیٹ پر ہی گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لنچ کے بعد کلولے کے لیے اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے حسب عادت بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ روزی راسکل نے انتہائی دہشت خیز خبر دی ہے، بین الاقوامی کانفرنس میں فائر سینڈیکیٹ کا موجودہ سربراہ مارشل میک اپ میں انتہائی خطرناک ریز پسٹل سمیت داخل ہو چکا ہے، اور کانفرنس کی اس اختتامی نشست کی صدارت پاکیشیا کے صدر صاحب کر رہے ہیں، اور اس کا ٹارگٹ بھی پاکیشیا کے صدر صاحب ہیں۔ ٹائیگر نے انتہائی وحشت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیسے ہال میں داخل ہو سکتا ہے؟ میں نے معلوم کرا لیا تھا، ہال میں داخلے سے پہلے ہر شخص کو چیکنگ راہداری سے گزرنا ہوگا، جس میں انتہائی جدید ترین چیکنگ مشین نصب کی گئی ہے۔ روزی راسکل نے اپنی عادت کے مطابق ویسے ہی شیخی مارنے کے لیے یہ بات کی ہوگی۔ عمران نے کہا، نہیں باس، میں نے بھی اس سے یہی بات کی تھی، لیکن وہ قسمیں کھا رہی ہے کہ اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ کہاں ہے روزی راسکل؟ کیا اس نے تمہیں فون کیا ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، اس نے کسی پبلک فون بوتھ سے فون کیا تھا، میں ہوٹل 3 اسٹار سے فون کر رہا ہوں۔ اس نے نہ جانے کس طرح مجھے یہاں ٹریس کر لیا، اب اس نے کہا ہے کہ وہ خود ہوٹل 3 اسٹار آ رہی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، جیسے ہی وہ تمہارے پاس پہنچے مجھ سے اس کی بات کراؤ۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر ٹون آنے پر اس نے بجلی کی سی تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، چیف سیکیورٹی آفیسر راؤ سکندر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، آپ سے پہلے سیکرٹ سروس کے چیف کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، مجھے یاد ہے سر، حکم فرمائیے سر۔ راؤ سکندر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، صدر صاحب ہال میں جا چکے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو چکی ہے سر، راؤ سکندر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس میں میک اپ چیک کرنے والی ریز مشین بھی ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میک اپ چیک کرنے والی ریز مشین؟ نو سر، اس کی کیا ضرورت تھی؟
हमने तो सिर्फ असलहा चेक करना था। इस कॉन्फ्रेंस में मेकअप करके किसने आना था सर? राव सिकंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कौन कौन सी मशीनें सब हैं? तफसील तो होगी आपके पास, इमरान ने कहा। यस सर, 6 मशीनें हैं सर। मैं तफसील बताता हूँ सर, 1 मिनट। राव सिकंदर ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन मशीनों के नाम और उनकी रेंज बतानी शुरू कर दी। ठीक है, शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस किस वक्त ख़त्म होनी है? इमरान ने पूछा। 6 बजे शाम को जनाब, राव सिकंदर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि जिन मशीनों की तफसील उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताई थी वो वाकई जदीद तरीन थी और उनसे बचकर किसी किस्म का असलहा अंदर ना जा सकता था, चाहे ये असलहा बारूदी हो या शुआई। इसलिए इमरान समझ गया कि रोज़ी रास्कल ने टाइगर को मरूब करने के लिए ये बात घड़ी है। वो एक बार फिर कैलुला करने के लिए उठने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। वो तुम्हारी रोज़ी रास्कल पहुँच गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन उसका कहना है कि वो फौरी तौर पर आपसे खुद मिलना चाहती है। उसने कहा है कि सदर पाकिस्तान की जान इस वक्त शदीद खतरे में है और अगर वो चाहे तो उनकी जान अभी बच सकती है, लेकिन उसके लिए उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ फ्लैट पर, दूसरी तरफ से टाइगर ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। अब तो उसका नाम रोज़ी रास्कल की बजाय रोज़ी अय्यारा रख देना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। जाहिर है अब उसके कैलुला करने वाला प्रोग्राम मुकम्मल ना हो सकता था। सुलेमान भी उस वक्त मौजूद ना था। वो लंच के बर्तन समेटने के बाद किसी काम से चला गया था। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान कुर्सी से उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि सुलेमान बाहर से दरवाज़ा बंद कर गया होगा ताकि बाहर से उसे कोई ना खोल सके, जबकि अंदर से भी मखसूस अंदाज में हैंडल घुमाने के बाद ही दरवाज़ा खुल सकता था। इमरान ने दरवाजे के करीब जाकर हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर रोज़ी रास्कल और टाइगर खड़े थे। टाइगर के चेहरे पर वहशत और परेशानी नुमाया थी और रोज़ी रास्कल के चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट तैर रही थी। आओ आओ, वैसे जोड़ी बड़ी शानदार है, इमरान ने एक तरफ हटते हुए मुस्कुरा कर कहा। बॉस, मामलात वाकई बेहद ख़राब है, टाइगर ने अंदर आते हुए वहशत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या रोज़ी रास्कल ने इनकार कर दिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोज़ी रास्कल के अंदर आने पर उसने दरवाज़ा बंद करके हैंडल लगा दिया ताकि सुलेमान जब वापस आए तो उसे वो खुद ही खोल ले। इसलिए उसने चटकनी ना लगाई थी, और आम तौर पर वो अंदर से चटकनी लगाते थे ताकि किसी भी तरह दरवाज़ा बाहर से ना खोला जा सके। इनकार? कैसा इनकार? टाइगर ने चौंक कर पूछा। शादी से, इमरान ने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो रोज़ी रास्कल पे इख्तियार हंस दी। अभी मैंने शादी का इरादा ही नहीं किया, इसलिए इकरार या इनकार का क्या सवाल। वैसे जब मैंने इरादा कर लिया तो फिर टाइगर की ये जुर्रत ही ना होगी कि इनकार कर सके। टाइगर के जवाब से पहले ही रोज़ी रास्कल ने हंसते हुए कहा। अरे मैं समझा तुमने इनकार कर दिया है, इसलिए टाइगर मामलात ख़राब होने की बात कर रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। बॉस, रोज़ी रास्कल ने जो कुछ बताया है उससे मामलात वाकई बेहद सीरियस हैं। सदर साहब की जान इस वक्त शदीद खतरे में है, टाइगर ने सोफे पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या बताया है? कुछ मुझे भी तो पता चले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रोज़ी रास्कल का मुतमईन चेहरा और उसके चेहरे पर फैली हुई पुरस्कार सी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने वाकई टाइगर को अहमक बनाया है। और वैसे भी वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछगिछ करके अपना इत्मीनान कर चुका था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। तुम बताओ रोज़ी रास्कल, टाइगर ने रोज़ी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। तो रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक टेप निकाल कर उसने दरमियानी मेज़ पर रख दिया। ये टेप सुन लो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है या नहीं, रोज़ी रास्कल ने कहा। तो इमरान ने चौंक कर टेप उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी तशवीश के तासुरात उभर आए थे।